अरे साथियों, तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर यानी कि 3 को लेकर आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 है ना, गोधली भाग 2 को हम यानी कि देख लिए थे। चैप्टर नंबर 1 को तो हम देख लिए थे, चैप्टर नंबर 2 को भी हम देख लिए थे। आज चैप्टर नंबर 3 को हम देखने जा रहे हैं। क्या देखेंगे बाबू? तो जिस तरीकाओं से हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे, पहले आपको हम कवि का इंट्रोडक्शन देंगे, जो वहां से आपको 3 से 4 मार्क्स में ऑब्वियसली आता है। आपको नोट्स कुछ पॉइंट करवाएंगे तो उसको कर लेना होगा। तो गोधली भाग 2 किताब जो है उसको हम एक एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आज पार्ट नंबर 3 है। चैप्टर का नाम क्या है? तो भारत से हम क्या सीखें। बिहार बोर्ड परीक्षाओं के लिए यदि आप 2026 में तैयारी कर रहे हैं तो बस आपके लिए क्लास को बना रखिए। ठीक, भारत से हम क्या सीखें जो आज चैप्टर है इसको हम करने जा रहे हैं। तो किसके द्वारा लिखा गया है बाबू? तो मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको हम राइटर जो है कौन से पार्ट इसको भी हम याद करवाते हैं साथ में। ठीक, तो भारत से क्या सीखें किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया है। तो पहले तो हम आपको यहाँ इंट्रो देंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो सर जो कवि से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, कुछ रचना उनका है तो उसको हम देंगे। तो कवि यानी कि रचना, कवि का जो कुछ रचना इसमें रहता है, कवि से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन है तो उसको पहले कर लेना होगा। तो नोट्स पॉइंट इसमें आपको हम कुछ लिखवाएंगे तो उसको आप लिख लेना होगा बाबू। देखिए सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। ठीक, कि जो मैक्स मूलर विश्वविख्यात विद्वान के फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में बाबू पूछ देगा कि जो मैक्स मूलर जी हैं तो इनका जन्म आखिर कब हुआ था, तो आपको बोलना होगा कि सर 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। अब आपसे बोल देंगे कि जो मैक्स मूलर जी हैं वह किस काल के कवि हैं, तो आपको बोलना हो कि वह आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के वह कवि हैं। उनका जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। जितना अगर हम अंडरलाइन करवा रहे हैं ना तो उसको आप लिखते चलिए, नोट्स जो है ना साथ में बनाते चलिए। ठीक, तो मैक्स जो मूलर है वह कौन से नगर में इनका जन्म हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के किस नगर में? तो डेसाउ नामक यानी कि नगर में हुआ था। इसको भी आप लिख लीजिए कि मैक्स मूलर का जो जर्मनी के निवासी हैं जन्म उनका हुआ था कहाँ? तो डेसाउ नामक नगर में। यहां तक तो हो गया होगा। तो हाँ, उनका जन्म वियतनाम में हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तो उनके पाता जो उनके जो पिताजी था, उनके पिताजी का क्या नाम है? तो विल्हेल्म मूलर नहीं रहे थे। तो अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ देगा कि जो उनके पिताजी हैं तो पिताजी का क्या नाम है बाबू, तो आपको बोलना होगा कि जो फादर हैं तो उनके फादर का नाम विल्हेल्म यानी कि मूलर है। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, उनके पिताजी नहीं रहे थे, पिताजी का निधन हो गया था। ठीक, पिता के निधन के बाद उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। इसका मतलब क्या है सर? तो पिताजी बेचारे के नहीं थे, डेट कर गए थे, निधन हो गया था। उसके बाद जो घर था ना, तो घर में परिवार को चलाने के लिए जो आर्थिक जो स्थिति, जो पैसा से जो बहुत यानी कि दयनीय खराब स्थिति आ गया था। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा में कोई बाधा नहीं हुआ। इसके बाद भी जो मैक्स मूलर जी हैं ना, तो उनके पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दिए उनको फैमिली लोग। फिर देखिए बाबू, बचपन में वे ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। अगर आपसे बोल देगा कि जो मैक्स मूलर जी हैं किस भाषा के अति अति में निपुण हो गए थे, तो बोलना हो ग्रीक और लैटिन भाषा। किस भाषा में इनको कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, तो बोलना होगा सर ग्रीक और लैटिन भाषा। इसको आप लिख लीजिएगा। जितना अगर हम अंडरलाइन करवा रहे हैं उतना भी लिख लीजिएगा ना, तो यहाँ से आपको 5 से 6 प्लस यानी कि प्रश्न आता है बिहार बोर्ड में, उसको कवर कर लेंगे हम। तो इतना तो हम देख लिए हैं। चलिए बस आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पे यदि न्यू है तो प्लीज़ आपसे एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को बनाने में। अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए निपुण हो गए थे। ठीक, तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे।
जो लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा में तो निपुण हो गए थे, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सही। और वह लैटिन भाषा में कविता लिखने लगे थे। अगर आपसे बोल देगा कि जो मैक्स मूलर जी हैं वो किस भाषा में अक्सर कविताएं लिखते थे, तो बोलना हो सर लैटिन भाषाओं में कविता जो ना लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन जो न आरंभ कर दिया था। आपसे बोल देगा कि जो लिपिंजिंग जो विश्वविद्यालय है तो उसमें संस्कृत का जो अध्ययन कब से शुरू कर दिए थे मैक्स मूलर जी, तो बोलना होगा सर 18 वर्ष के उम्र से। अगर आपसे बोल देगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मैक्स मूलर जी 18 वर्ष के उम्र में कौन सी विश्वविद्यालय पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो बोलना होगा कि लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने। ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, कौन से विषय को, तो बोलना होगा संस्कृत जो है ना उसको पढ़ाते थे। इतना जितना हम अंडरलाइन करवा रहे हैं, अगर आप अंडरलाइन करिएगा ना तो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आपको 400 प्लस मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, इतना तो हो गया बाबू। देखिए, उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद यानी कि प्रकाशित करवाया। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो मैक्स मूलर जी थे ना वह जर्मन भाषा में अनुवाद भी करवाए थे। किसका, तो हितोपदेश नामक को कुछ एक किताब होगा, तो उसको जर्मन जो भाषा है ना उसमें ट्रांसलेट करवा दिए थे। किसका, तो हितोपदेश नाम को। इसको भी आप बाबू अंडरलाइन कर देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए, उन्होंने कंठ और केन आदि उपनिषदों के जर्मन भाषा में अनुवाद भी किए थे। उन्होंने जो कंठ और जो केन है ना इसको भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ठीक, इसको भी आप लिख लीजिएगा। मेघदूत का जर्मन पद्यान्वय अनुवाद भी किया था। ये जो है ना बहुत पूछता है, कम से कम तो इस रचना को आप लिख लीजिए। हमारा ही अंदाज से इसको पूछा गया था। कब, 2000 यानी कि 23 में पूछा गया था, और 2024 की परीक्षाओं में इसको 2 बार पूछा गया है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने करवाया था, तो बोलना होगा कि मैक्स मूलर जी ने करवाए थे। ठीक, तो चलिए यहाँ तक हम देख लिए मेरे दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब कुछ अभी कवि से रिलेटेड कुछ अति हैं, उनके अति रचना है, उसको देख रहे हैं। अभी अब कहानी हम लोग शुरू भी नहीं किए हैं। ठीक, देखिए, मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रवानी माने जाते थे जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती भी कहा है। अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ देगा कि जो मैक्स मूलर जी हैं उनको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, तो बोलना होगा कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। इसको भी आप लिख लीजिए। जितना अगर हम अंडरलाइन करवा रहे हैं उतना भी अगर आप लिख जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, उनका भारत के प्रति अनुराग जाहिर रही है। बोला गया है कि जो मैक्स मूलर जी हैं तो उनका भारत के प्रति बहुत अनुराग यानी कि क्या है, जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों को, पूर्वजियों को क्या है, तो चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों को सामने प्रकट किया है। उनके प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1886 ईस्वी में अपने और क्या था, तो ऑसबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत यूरोपियन भाषाओं में तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया था। इसको आप बढ़िया से गौर से पढ़िए। अगर आपसे बोल देगा कि जो ऑसबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के यूरोपियन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था, तो बोलना होगा कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने। कब करवाई थी, तो 1800 यानी कि 68 ईस्वी में करवाई थी। किसने, तो विक्टोरिया करवाई थी। किससे प्रभावित होकर, तो बोलना अक्सर जो पंडित जो है ना, प्रकांड पंडित जी थे उनसे प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्होंने अपने ऑसबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत यूरोपियन भाषा का तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित भी किए थे। किसको, तो मैक्स मूलर जी को। जितना अगर पॉइंट्स लिखवा रहे हैं लिख लीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि बच्चों तो बहुत चाहते हैं कि हम आजकल 400 प्लस मार्क्स लाएं, 450 प्लस मार्क्स लाएं, बट मेहनत तो करना कोई नहीं चाहता है।
जितना अगर जितना लिखवा रहे नोट्स बनाइएगा साथ साथ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लास्ट तक आप अच्छा से कवर करके आप अच्छा मार्क्स लाइएगा। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ तक तो हो गया था। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। अगर आपसे बोल देगा कि नाइट की जो उपाधि किसे मिला है, तो बोलना है कि विक्टोरिया को मिला है। किसे मिला है? तो विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें जो नाइट की उपाधि प्रदान की। ठीक, किन्हें? तो नाइट की उपाधि किन्हें मिला है? तो बोलना है कि मैक्स मूलर जी को किसने दिया है? तो विक्टोरिया ने दी है। किसे? तो नाइट की उपाधि। ठीक, यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसको भी लिख लीजिएगा। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ यानी कि लगी, बेकार लगी। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अथाग आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्समूलर का 18 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। इसको भी आप लिख लीजिएगा कि जो मैक्स मूलर जी थे उनका निधन कब हो गया बाबू? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उनका निधन हो गया, देहांत हो गया था। इसको भी आप लिख लीजिएगा। इतना हम तो कह रहे हैं कि नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, कोई दिक्कत ना आपको होगा। देखिए अब यहां से हम लोग देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज। सिविल सेवा का मतलब है क्या है? तो बोलना है कि यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब होता है। ठीक, तो प्रस्तुत जो आलेख है ना, वह भारतीय सिविल सेवा हेतु चयन युवा अंग्रेज जो है इंग्लिश में अंग्रेजियों के द्वारा अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण को श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषा का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर कैत भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। अगर आपसे बोल देगा कि जो भाषण जो था मैक्स मूलर का क्या था, तो भाषण जो है ना और श्रृंखला की कड़ी एक भाषण है, तो उसको किसने किया था? संपादित किया था, ट्रांसलेट किसने किया था? तो बोलना होगा कि डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ठीक, भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीन विलक्षणता का प्रतिपादित करते हुए नवागत अधिकारियों को यह बतलाया है, यानी कि बताए हैं कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सिखाती है, इसकी ग्रहण करती आई है। उनके लिए यह भी सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे विलक्षण देशों और उसकी सभ्यता संस्कृतियों से बहुत कुछ सीख जा सकते हैं। यह भाषण आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, बल्कि संवेदा क्या है? तो स्वदेशाभिमान विलोपन इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश इस प्राचीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान साधना प्रकृति वैभव आदि की महत्ता प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त हो सकेगी। तो जो अगर इसमें इम्पोर्टेंट हमको लग रहा था उसको हम अंडरलाइन करवा दिए हैं, बाकी सबको अंडरलाइन नहीं करना है। जो है ना सब एक क्या आता है, कहानी है, तो सबको आप लिखते चलिएगा। तो बोलना है कि नहीं सर, जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसको हम लिखवाते चलेंगे। तो चलिए अब न्यू पैराग्राफ आपके सामने ओपन हो गया है। न्यू पैराग्राफ का सर मतलब क्या है? तो न्यू जो पैराग्राफ है ना, इसमें अब कहानी हम देखना अब स्टार्ट करते हैं। क्या है? तो इसमें जो स्टोरी अब यहाँ से आपको अब स्टार्ट हो जाती है। क्या है? तो यहाँ से जो स्टोरी जो है ना, अब आपको यहाँ से स्टार्ट होती है इस पैराग्राफ से, इस कलर में। ठीक, वहां से जब कवि से रिलेटेड देख लिए थे, अब स्टोरी हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है, तो आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट है? कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को बनाने में। तो चलिए क्या देखते हैं। सर्वविध संपदा और संस्कृति, क्या सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भारत जहां भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश है। आपके पास अगर किताब है तो किताब को ओपन कर लीजिए और लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए जहां हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो बोला गया है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस
भारत जहां भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश है। भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहेंगे कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टम क्या है तो उत्कृष्टम उपलब्धि का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देशों ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कई ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांटो जैसे दार्शनिक अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के लिए योग्य हैं। तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूंगा। नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है समझिए। मैक्स मुलर जी कह रहे हैं कि अगर हमसे कोई अगर ऐसा पूछता है कि जो सर्वविध का मतलब है कि सबसे सुंदर, सबसे महान, प्राकृतिक, जो उसमें सौंदर्य है, वह कौन सा देश है, तो हम और कोई दो देश को तो सिलेक्ट नहीं करूंगा, हम उसे चुनूंगा कौन, भारत है। भारत को ही सेलेक्ट करूंगा कि जहां भारत का भूमंडल इतना बड़ा है कि वह देश क्या बताऊंगा, भूतल ही वो समझिए कि भारत पर ही स्वर्ग है, निखर जाती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि जो मानव का जो मस्तिष्क जो है, इसका दिमाग कितना तेज है, उपलब्धि है, कितना उसमें सोचने की क्षमता है, वह साक्षात्कार किस देश ने किया है, तो अपने जीवन में सबसे बड़ी समस्याओं का विचार करेंगे तो कौन है, तो हाँ भारत ही है। इसको आप समझ लीजिए। ठीक, यहां से देखते हैं। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों क्या है तो यहूदियों विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते हुए रहने वाले हैं, हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए। मैंने ऐसा मैक्स मुलर जी बोल रहे हैं कि हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य का मतलब है कि लिटरेचर, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन का अंतरमन परिपूर्ण, जिससे जो हमारा जीवन जो है ना एक सुखम जीवन बन जाए, एक परिपूर्ण जीवन बन जाए, अधिक सर्वांगी, एक अच्छा सर्वांगीण बन जाए, अधिक विश्वव्यापी बन जाए, यह कहे कि संपूर्णता मानवीय बन जाए, और यही जीवन ही केवल अलग अलग जन्म तथा देखिए यहां से देखते हैं शाश्वत क्या है तो शाश्वत जीवन की भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। देख लिए ना, या तो फिर तो मैक्स मुलर जी बोल दिए कि अगर हमसे कोई भी कह दे कि कौन सा आप एक देश को सिलेक्ट करना चाहिए, जो आप एक उसमें एक साहित्य भी पढ़ना चाहिए, एक अच्छा उसमें जीवन परिपूर्ण हो, तो कौन सा देश को आप चुनिएगा। फिर मैक्स मुलर जी बोलते हैं कि मैं तो एक भारत देश का ही चुनूंगा, मैं भारत का ही नाम लूंगा। साहब बोल रहे हैं तो हाँ, जो लोग आजकल भारत में घूमकर आए हैं, बताया जा रहा है कि जो लोग आजकल विदेशों से भारत में घूमने आए हैं या घूमकर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, मद्रास, ऐसे दूसरे शहरों की याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासी की ओर ही रहा है। मैंने बता रहे हैं मैक्स मुलर जी कि अगर भारत में कोई विदेशी अगर घूमने आता है तो उनको बस यही याद रहता है, उनके दिमाग में बस यही चलते रहता है कि कलकत्ता घूमा था, बंबई घूमा था, मद्रास घूमा था, ऐसे ही बड़े बड़े शहरों को याद रहती है। परंतु मेरा जो अधिकतर जो ध्यान जो है कहाँ रहता है, मैक्स मुलर जी का जो ध्यान जो है ना, जो कहाँ रहता है बाबू, तो किस अर्थ में रहता है, तो भारत के ग्रामवासी में रहता है, जो विलेज में जो रह रहे हैं, जो रूरल जो एरिया में जो रह रहे हैं, जो किसान लोग रह रहे हैं, तो उसको याद कर रहे हैं। कौन, तो मैक्स मुलर जी कह रहे हैं कि भारत में हमको नागरिक ग्रामवासियों को ही यह ध्यान रहता है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। बता रहे हैं कि जो सच्चे जो भारत हैं तो उसके दर्शन कहाँ होते हैं, तो नागरिक होते हैं, ग्रामवासी में ही होते हैं। यहाँ तो हो गया, चलिए देखते हैं यहाँ से। देखिए 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है। बता रहे हैं कि 2 से 3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों,
आज जो भारत भी एक ऐसी अनेक सारी ढेर बहुत से समस्याओं से भरपूर है, बहुत भरा है। भारत में क्या है, तो बहुत गरीबी है, भारत में सब बहुत, भारत विकसित देश नहीं आता है, भारत में बहुत से समस्याएं उत्पन्न होती है। भारत समस्याओं का उत्पन्न करने के लिए क्या है, तो सबसे बड़ा जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन अगर जिस दिन कंट्रोल में अगर आ जाती है तो भारत में जो जितना भी अनेक समस्याएं हैं दूर हो जाती है। तो उसी ने जो कवि जो है वो पहले ही लिख के बता दिए थे कि 2 से 3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों है, आज भारतीय भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है। आज के बेरोजगारी का एक प्रधान बना हुआ है भारत में, समझ रहे होंगे, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम 2 यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है, जरूरी है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। बता रहे कवि जी कि केवल हमारे पास उस भारत को जानने वाली, पहचानने वाली दृष्टि की एक आवश्यकता है। ठीक, यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसका विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। इसका मतलब सर क्या है, अगर आपका अभिरुचि है, अगर आपका मन यदि है किसमें है, तो किसी विशेष क्षेत्र में है, आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स पढ़ें, फिजिक्स में आपको बहुत नॉलेज है, तो उस विकास के लिए आपको क्या करना जरूरी है, तो आपको भारत में पर्याप्त अवसर जो है ना वह मिलेगा। मैंने भारत जो है एक फ्रीडम देश है, अगर आप चाहते हैं कि हमें पढ़ लिख के डॉक्टर बने तो आप बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वही कहे हैं कि यदि आपका अभिरुचि जिस विषय में है तो उस विषय में भारत आपको क्या करेगा, तो बहुत पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। यहां तक हो गया बाबू, यहां से देखते हैं। देखिए, यदि आप अपने उन बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में आपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किए करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पतियों वैज्ञानिकों अनायास ही अपनी आकृष्ट कर लेती है। इसका मतलब क्या है, तो भारत की गुण बता रहे हैं कि यदि आप बड़ी बड़ी उन समस्याओं में रुचि ही रखना चाहते हैं कि जिनके बारे में यहाँ के श्रेष्ठतम विचार यानी कि एक अच्छा विचार सोच विचार किया करते हो, तो आपको अपने भारत जो है ना वह प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वह निर्वासन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया बाबू। हाँ, यदि आप भूविज्ञान का मतलब है कि यदि आप जियोग्राफी में अपना रुचि रखना चाहते हैं, अपना दिलचस्पी रखना चाहते हैं, तो आपको जो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल जो है ना वह भू प्रदेश आपका प्रतीक्षा कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। इतना भारत के बारे में एक अच्छा विचार बताए हैं। यदि आप वनस्पति जगत में जो ना यदि आप वनस्पति जगत में अपना विचार रखना चाहते हैं, वनस्पति का मतलब है इसमें, तो आप जो है ना वन विभाग में बोल रहे हैं कि आपको जो विचार अपना रखना चाहते हैं, तो उसमें भी भारत एक ऐसा फुलवारी है कि जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास की तरह अपना और उसको आकर्षित कर लेती है। यहाँ तक तो हो गया बाबू। चलिए अब यहाँ से देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान ही श्री हेकल की ओर अवश्य होगा। बोल रहे हैं कि यदि आपका ध्यान कहाँ है, तो जीव जंतु के अध्ययन में है, बायोलॉजी को स्टडी करने में है, तो जो आपका ध्यान जो है ना वो श्री हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिन रातों भारत की क्रांतिकारी या भारत की क्या है तो कांतरों के छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन में सबसे सुनहले सपनों की सकराता है। जैसे यदि आप
निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। बोल रहे हैं कि यदि आप निर्वंश जो विद्या है उसमें आप अभिरुचि दिलचस्पी रखना चाहते हैं ना, तो भारत आपको एक जीता जागता हुआ संग्रहालय लगेगा, एक लाइब्रेरी लगेगा आपको भारत, ऐसा बता रहे हैं। देखिए आप यहां से, यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई अगर भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। मैंने बता रहे हैं लेखक मैक्स मुलर जी कि यदि आप दिलचस्पी रखते हैं, किसमें रखते हैं, तो पुरातत्व प्रेमी। पुरातत्व का मतलब है कि कुछ एक ऐसा विशिष्ट अंग है जो आप जमीन के अंदर से उसको खोद के निकाल सकते हैं, उसको हम पुरातत्व खुदाई बोलते हैं। तो यदि आपका उसमें दिलचस्पी है ना, हाँ रखते भी हैं, तो क्या है, तो उत्खनन के द्वारा यदि आप कोई गबड़ा खान के उसको चाकू खोज दिए, चाकू जो चमचमाता हुआ चाकू निकल गया, या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ कर निकाल देते हैं, तो उसे निकालने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जनरल जो कनिंघम है ना भारतीय का पुरातत्व सर्वेक्षण जो वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। ठीक, यहां से देखिए, और तब भारत के बौद्धम सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा व्यवहारों के ध्यान क्या है, व्यवहारों को ध्यानावेशों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर उठेगा, आप उसे आसानी से खोज पाएंगे, निकाल पाएंगे। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, बोला जा रहा है कि सब कोई सोचता है कि आजकल तो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चल रहा है, तो पहले के युग में कैसा आखिर सिक्का चलता था, पहले के युग में कैसा नोट चलता था। पहले के युग में सुना होगा कि 2 पैसा 5 पैसा 2 आना 4 आना चलता था, 8 आना चलता था, बस आज के युग में सब बंद हो गया है। उसके बारे में बताए हैं कवि जी ने कि यदि आपके मन में भी पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, उत्सुक है कि उसको जानेंगे, उसको देखेंगे, तो भारत भूमि में ईरानी, केरिनियन, थ्रोसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन क्या है, सको रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के जो प्रचुर यानी कि परिणाम में उपलब्ध होंगे। आप किसी भी को देखना चाहिएगा ना, तो आप मुस्लिम शासकों जो सिक्का जो है ना प्रचुर परिणाम में उपलब्ध होंगे। किस किस के रूप में, तो यूनानी हो गया, मैकेडोनियम हो गया, संको हो गया, रोमन हो गया, और पार्थियन एथेंसियम के रूप में अभी भी उपलब्ध है, जाके आप उसे देख सकते हैं। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, यहां से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसको आप लिख लीजिए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो बोलना होगा कि वारेन हेस्टिंग था। कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक, भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। तो वाराणसी, तो वाराणसी कहाँ बोलते हैं, तो आजकल हम बनारस को बोलते हैं, इसको आप लिख लीजिए, बनारस, बनारस को हम वाराणसी बोलते हैं। हाँ, तो भारत का गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग था, तो वह वाराणसी के पास उससे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिलता है। यहां से तो क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में कई बार पूछता है, कई बार लगातार पूछा गया है कि वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा कहां पर मिला था। तो आपको बोलना होगा ऑप्शन में बनारस रहेगा या वाराणसी रहेगा, तो आपको टिक कर देना है, इसको क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। ठीक, हाँ इसको तो हो गया था। फिर देखिए यहां से, वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोना के सिक्के के यह समझकर भिजवा दिया। बता रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स जो क्या थे, तो भारत का यानी कि गवर्नर जनरल थे। तो इनको जब 172 दारिस नामक सोना से घड़ा एक सिक्का मिला था, तो वह क्या किए थे,
तो वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी था आया हुआ था भारत में, उसको निदेशक मंडल की सेवा में सोना को जो है ना एक लोहा समझकर उसे क्या कर दिए थे, तो भिजवा दिए थे कि यह एक ऐसा उपहार होगा कि जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित क्या है, तो उसके द्वारा हाँ प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्राणित कर दिए। कोई आप समझिएगा, यदि आपके पास कोई सोना मिला है और आज के युग में कोई एक अच्छा माने कि जैसे कोई एक पीएम है, कोई सीएम है, या कोई भी एक अच्छा माने कि जो राजा है और उस एरिया पर वो राज कर रहा है, तो उसको यदि आप दे दीजिएगा, या कोई कंपनी जो स्टार्ट हुआ है उसको आप दे दीजिएगा कंपनी के मालिक को, तो कंपनी के जो मालिक जो है तो आपको क्या समझेगा, एक अच्छा महान प्रमाणित व्यक्ति समझेगा, उसके आप नज़र में एक अच्छा बने हुए रखेगा। वही कह रहे हैं मैक्स मुलर जी कि जो अपने जो मालिक जो थे ना, वह के जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी के जो मालिक था, तो अपने मालिकों की दृष्टि में वह महान उदार व्यक्ति प्राणित देंगे, किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ग क्या है, तो किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही तो क्या थी, तो नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका, अब यहाँ से जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ से क्या पढ़ेंगे वो, तो यहाँ से हम जो है ना नेक्स्ट यानी कि क्लास में पढ़ेंगे हम। तो पार्ट नंबर 1 को हम यहीं पर रखते हैं, ठीक। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन को यदि आप सब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह को क्लास को बनाने में। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। इससे हम जो है ना नेक्स्ट क्लास को एक और पार्ट में कर देंगे, तो इसका जो है ना पार्ट नंबर 2 में हम इसको चैप्टर नंबर क्या था, तो चैप्टर नंबर 3 को हम यानी कि कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स भाई।